अस्सलामुअलैकुम। सो वी आर बैक विद अनदर क्वेश्चन ऑफ स्पेशल जर्नल। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो मैंने आपको जो स्पेशल जर्नल सॉल्व करवाया था, दैट स्पेशल जर्नल वाज रिलेटेड टू परचेज एंड परचेज रिटर्न। ठीक है, अब जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। ठीक है, जैसे मैंने पहले लेक्चर्स में कहा था कि स्पेशल जर्नल सिर्फ 4 कैटेगरी के होते हैं। नंबर 1 परचेजेस, नंबर 2 परचेज रिटर्न, ठीक है, नंबर 3 सेल्स एंड नंबर 4 सेल्स रिटर्न। तो पहले वाले क्वेश्चन में मैं 2 कैटेगरी के जो स्पेशल जर्नल है वो मैं पढ़ा चुका। वो कौन-कौन से? परचेजेस और परचेज रिटर्न। अब जो लास्ट 2 कैटेगरीज के जर्नल्स रह गए हैं, दीज जर्नल्स आर सेल्स जर्नल एंड सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंस जर्नल। ठीक है, तो ये कैसे बनते हैं? देखिए, फॉर्मेट दोनों को बनाने का सेम है, देयर इज नो डिफरेंस। बस देखें, डिफरेंस एक ही है, क्योंकि वो परचेजेस की बात थी तो वो परचेजेस के हिसाब से बन रहा था। अब ये बात हो रही है सेल्स ऑन अकाउंट की, तो ये अब सेल्स की बात हो रही है। ठीक है, अगेन अब इसमें आपने सबसे पहला स्टेप जो मैंने आपको सब क्वेश्चन में भी बताया था कि सबसे पहले तो आप ट्रांजैक्शंस को देखें। कंपनी का नाम XYZ कंपनी गिवन है। अब देखिए, यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट गिवन नहीं है। इसका देखिए, इन केस ऑफ साइलेंस अगर आपको क्वेश्चन गिवन हो, सही है, और कोई रिक्वायरमेंट ना गिवन हो, इसका मकसद ये होता है कि आपको सवाल की चारों रिक्वायरमेंट्स, ये एक अनरिटन रूल है अकाउंटिंग का कि अगर किसी क्वेश्चन के साथ रिक्वायरमेंट ना हो, कोई स्पेसिफाई ना किया हुआ हो, इसमें सॉल्व क्या करना है, तो इट इज अनरिटन रूल कि आपने उस क्वेश्चन की तमाम रिक्वायरमेंट्स को आपने बनाना होता है। अगर मैं यहाँ लिस्ट डाउन आपकी आसानी के लिए करता जाऊँ, इसका मकसद ये है कि यहाँ पे जो पहली रिक्वायरमेंट हमें हमें जो अनरिटन जो बताई गई है वो ये है कि सबसे पहले आप सेल्स जर्नल बना लें। ठीक है? सही है? फिर जो दूसरी रिक्वायरमेंट हो सकती है, वो ये हो सकती है कि फिर आप बनाने सेल्स रिटर्न्स वाला जर्नल एक बना लें आप। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है। सही है? तीसरी रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि अब आप कंट्रोलिंग अकाउंट्स भी बनाएँ, जो कि मैंने आपको बनाने का तरीका बताया था, अभी दोबारा इंशाल्लाह रिपीट होगा वो। सही है? फोर्थ रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि आप सब्सिडियरी लेजर्स बनाएँ ऑफ एवरी कस्टमर, सब्सिडियरी लेजर्स। ठीक है? और आखिरी रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि आप शेड्यूल ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल बनाएँ। ठीक है? तो इसका मकसद ये है कि क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है कि व्हाट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट, तो इट इज़ एन अनरिटन रूल कि अगर किसी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट्स गिवन ना हो, हम ये अज़्यूम करते हैं कि हमें वो सारी चीज़ें बनानी है, ठीक है? अब वो कैसे बनानी है? अगेन यहाँ पे मैंने वही स्पेसिमेन बना के रखा हुआ है पहले से, क्योंकि वी हैव टू सेव टाइम। सही? सबसे पहले आपने, मैंने जैसे पहले बताया था, ट्रांज़ैक्शंस को रीड आउट कर लें और ये आइडेंटिफ़ाई कर लें कि कोई ट्रांज़ैक्शन ऑड वन आउट तो नहीं है। यानी कि कोई ऐसी ट्रांज़ैक्शन जो अदर देन सेल्स और सेल्स रिटर्न तो नहीं है, जो हमें यहाँ पे दी गई हो। तो अगर मैं सवाल पढ़ूँ, सोल्ड मर्चेंडाइज़ टू नोमान, परचेज़ सोल्ड मर्चेंडाइज़ टू हसन, रिटर्न, सोल्ड, रिटर्न। अगर आप गौर करें, यहाँ पे पिछले सवाल की तरह यहाँ पे कोई भी ऐसी ट्रांज़ैक्शन नहीं है। पिछले सवाल में तो हमें 2-3 ट्रांज़ैक्शन ऐसी नज़र आई थी, जो कि ऑड वन थी, जो कि इस जर्नल से रिलेटेड नहीं थी। यहाँ पे एक भी कोई ऐसी ट्रांज़ैक्शन नहीं है जो हमें ओमिट करनी हो, यानी कि छोड़नी हो। यहाँ पे सब के सब इंक्लूड हो। अच्छा, एक कन्फ्यूज़न, कॉमन कन्फ्यूज़न ज़रा दूर कर लीजिएगा अपनी। यहाँ पे अगर आप पहली ट्रांज़ैक्शन पढ़ें, यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्ड मर्चेंडाइज़ टू नोमान, और यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट। तो बच्चे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ये तो बड़ी कन्फ्यूज़न है। अब यहाँ पे अमाउंट तो दिया हुआ है 26,000, ठीक है? और यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि भाई ऑन अकाउंट है या क्या? तो देखें, एक बात याद रखिएगा, अकाउंटिंग में एक अनरिटन रूल होता है, एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात आपको बता दूँ कि अगर किसी ट्रांज़ैक्शन में सिर्फ नेम मेंशन हो और साइलेंस हो कि भाई ना कैश का ज़िक्र है, ना क्रेडिट का, तो हम उसको अज़्यूम करते हैं कि इट इज़ ऑन क्रेडिट। अगेन आई एम रिपीटिंग कि किसी ट्रांज़ैक्शन में अगर सिर्फ नाम मेंशन हो और साइलेंस हो कि कैश का ज़िक्र नहीं, क्रेडिट का ज़िक्र नहीं, और सिर्फ अमाउंट दिया हुआ है और नाम दिया हुआ है, सो वी अज़्यूम इट दैट द ट्रांज़ैक्शन इज़ ऑन क्रेडिट। ठीक है? सिमिलरली यहाँ ये भी लिखा हो सकता था कि सोल्ड मर्चेंडाइज़ टू नोमान ऑन क्रेडिट। तब भी एक ही बात होती, ठीक है? अगर नहीं लिखा हुआ, अगर सिर्फ़ ये लिखा हुआ है कि सोल्ड मर्चेंडाइज़ टू नोमान और उसके आगे अमाउंट मेंशन है, तो तब भी इट इज़ अज़्यूम
कि यहाँ पे बात हो रही है ऑन क्रेडिट की। तो ये बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये रूल आपने याद रखना है कि अगर ट्रांजैक्शन में सिर्फ नेम मेंशन है, सो वी विल अज्यूम इट ऑन क्रेडिट। और अगर ऑब्वियसली लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली लिखा हुआ है। अगर ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोल्ड मर्चेंडाइज टू हसन, इसका मकसद ये है कि इट इज सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे ऑन क्रेडिट लिखा होता तो लिखा होता, चलो वो और एक्सप्लेन हो जाता, सही है। सिमिलरली रिटर्न मर्चेंडाइज फ्रॉम नोमान, कुछ कैश क्रेडिट का कुछ मेंशन नहीं है, सो वी विल अज्यूम इट ऑन क्रेडिट। जहाँ नाम हो अमाउंट हो और मेंशन ना हो कि इट इज ऑन कैश और क्रेडिट, तो वी विल अज्यूम इट ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो ये एक रूल मैं आपको पहले से बता रहा हूँ ताकि आप जब ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप लोग को मसला ना हो। तो अगेन मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। नंबर 1 एंट्री, ये क्योंकि 2006 की बात हो रही है, जनवरी की बात हो रही है, तो मैंने पहले से यहाँ डेट डाल के रखा हुआ है। नेम ऑफ द कंपनी, सेल्स जर्नल सबसे पहले बनाएंगे। देखिए यहाँ पे 2 जर्नल बनाने हैं, एक सेल्स जर्नल, एक सेल्स रिटर्न जर्नल। सबसे पहले हम बनाएंगे सेल्स जर्नल, ठीक है। तो मैंने सेल्स जर्नल लिखा फॉर द मंथ। अब देखें यहाँ पे एक डिफरेंस क्या है, पहले मैंने आपको बताया था ना, जब हम परचेज जर्नल बना रहे थे तो वहां लिखा हुआ था नेम ऑफ, अगर आपको याद हो वहां लिखा हुआ था नेम ऑफ सप्लायर, सही है। वहां नेम ऑफ सप्लायर क्यों था, क्योंकि वो था परचेज जर्नल। अगर आप बिजनेस है और आप जिन लोगों से माल खरीदेंगे या मर्चेंडाइज खरीदेंगे तो वो आपके सप्लायर होंगे। सिमिलरली यहाँ पे हम बना रहे हैं सेल्स जर्नल। तो सेल्स की जब भी बात होती है तो यहाँ पे नाम क्या आएगा, कस्टमर का, क्योंकि आप बेच रहे हैं ना। और जो आप जिन लोगों को बेच रहे हैं वो आपके कौन होते हैं, कस्टमर, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि सेल्स, जब सेल्स रिटर्न जर्नल बनाए या सेल्स जर्नल बनाए तो उसमें पर्टिकुलर की जगह आएगा नेम ऑफ कस्टमर। और जब हम परचेज जर्नल बनाएंगे या परचेज रिटर्न बनाएंगे तो उसमें उस केस में पर्टिकुलर की जगह आ जाएगा नेम ऑफ सप्लायर, ठीक है। अब मैं इस सवाल को सॉल्व करने जा रहा हूँ। नंबर 1 इज सोल्ड मर्चेंडाइज टू नोमान, सही है। ऑन क्रेडिट मैंने यहाँ दोबारा मेंशन कर दिया, वैसे जरूरत नहीं थी, यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसको। तो यहाँ पे नेम मेंशन है, इट मींस नेम इज गिवन, अमाउंट इज गिवन, सो द ट्रांजैक्शन इज ऑन क्रेडिट। सोल्ड मर्चेंडाइज टू नोमान 26,000। सो सबसे पहले 1 जनवरी की डेट डाली, यहाँ पे नेम ऑफ कस्टमर क्या आ जाएगा, मिस्टर नोमान। कितने अमाउंट से बेची भाई उनको, 26,000, सही है। क्योंकि सबसे पहले हम सेल्स जर्नल बना रहे हैं तो सबसे पहले सेल्स की जितनी ट्रांजैक्शन है उनको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। यहाँ पे मैं हाईलाइट करते जाता हूँ जो कि सेल्स वाली ट्रांजैक्शन है, ताकि थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया, तो ये हो गई। फिर आ गई ट्रांजैक्शन सोल्ड मर्चेंडाइज टू हसन, सही है, ये भी सेल्स की बात हो गई। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मिस्टर हसन। कितने अमाउंट से भाई, 34,000 से, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। अब ये रिटर्न की बात हो रही है तो ये सेल्स रिटर्न वाला जर्नल बनेगा, वो हम जब बनाएंगे उसमें बात हो जाएगी। फिर सोल्ड मर्चेंडाइज टू नईम, सॉरी नसीम, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मिस्टर नसीम, ठीक है जी। मिस्टर नसीम और अमाउंट कितना लिख दिया, 13,000, सही है जी। फिर अगेन रिटर्न की बात हो रही है तो वो रिटर्न वाले जर्नल में बनेगा। फिर सोल्ड मर्चेंडाइज टू हमीद, 13,000, सही है जी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मिस्टर हमीद, कितने से, 25 तारीख को, बाय द अमाउंट 13,000, सही है। तो यहाँ पे अब आप एक चीज को गौर करें कि यहाँ पे हमने जितनी भी ट्रांजैक्शन थी जो भी रिलेटेड थी सेल्स से, सेल्स ऑन क्रेडिट ऑब्वियसली, तो वो हमने यहाँ पे सारे रिकॉर्ड कर ली, ठीक है। तो अब हम इसको जरा यहाँ पे टोटल कर लेते हैं, 13, 13, 26, 26 एंड 52, 52 एंड 82, एंड दैट विल बी 86, ठीक है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने अमाउंट लिख दिया कि भाई टोटल जो अमाउंट बन रहा है दैट इज 86,000। अच्छा, फिर वही बात, जब परचेजेस जर्नल बनाया था तो हमने यहाँ पे एंट्री क्या बनाई थी, फाइनल एंट्री बनाई थी परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट। क्योंकि अब ये सेल्स की बात हो रही है और एज अ कंपनी सेल्स, जब भी आप ऑन अकाउंट या उधार में कोई चीज बेचते हैं तो एंट्री आप बनाते हैं अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। रिसीवेबल का मकसद ये है कि अभी आपको कैश नहीं मिला, आपको पैसा मिलना है, सो अकाउंट्स रिसीवेबल, दैट इज व्हाई इट इज एन एसेट, और एसेट is always recorded on the debit side. Sales is a form of revenue, so it is recorded on the credit side by the total amount of 86,000. तो ये हमने ये ट्रांजैक्शन भी, एंट्री भी पास कर दी आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल दीज बिजनेस ट्रांजैक्शन। फिर अगेन पोस्टिंग रेफरेंस में हमने यहाँ चेक मार्क लगा दिया जो रिक्वायरमेंट है। इनवॉइस नंबर गिवन नहीं है तो हमने इनवॉइस नंबर नहीं डाला, उसके आगे डैश डाल दिया, ठीक है जी।
और इस सवाल में पेज नंबर भी गिवन नहीं है। पिछले सवाल में पेज नंबर गिवन था, तो हमने यहाँ टॉप राइट कॉर्नर पे लिखा था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पेज नंबर गिवन नहीं है, तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सही है? तो ये हमारा सेल्स जर्नल बन गया। अब हम ज़रा बना लेते हैं भाई सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। तो सिमिलरली कंपनी का नाम लिखा, सेल्स जर्नल, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल लिखा, नेम ऑफ द मंथ एंड ईयर लिखा, नेम ऑफ कस्टमर ऑब्वियसली, सही है जी। अब मैं इसकी ये ट्रांज़ैक्शन पास करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली रिटर्न की ट्रांज़ैक्शन है ये, रिटर्न मर्चेंडाइज़ फ्रॉम नोमान। अब देखें यहाँ पे क्या है, फ्रॉम नोमान, मकसद ये है क्योंकि सेल्स रिटर्न की बात हो रही है ना, तो आपको लोग लाके रिटर्न कर रहे होंगे, तो आपने अज्यूम ये करना है। एक अकाउंटिंग में वैसे भी देयर इज अनदर अनरिटन रूल। ये जो मैं अनरिटन रूल की बात करता हूँ ना, इसका मकसद ये होता है कि एक अंडरस्टैंडेबल चीज है अकाउंटिंग में, जो बच्चों को पता होना चाहिए। एंड दैट इज, जब भी आप कोई भी अकाउंटिंग का क्वेश्चन सॉल्व करें, तो जो भी कंपनी हो उसको अज्यूम कर लें कि ये आप हैं, यानी कि आपकी कंपनी की बात हो रही है। उस हिसाब से इस अजम्पशन आपको बड़ा हेल्प करेगी कि भाई अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है रिटर्न्ड मर्चेंडाइज फ्रॉम नोमान। इसका मकसद ये है कि एज़ अ बिज़नेस आपको कोई बंदा आपकी वो चीज़ वापस कर रहा है, ठीक है? तो ये सेल्स रिटर्न काउंट होगा, सही है? तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ मैंने नाम लिख दिया 14th ऑफ जैन। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि भाई मिस्टर नोमान से रिटर्न हुई थी, तो हमने यहाँ पे नेम मेंशन कर दिया मिस्टर नोमान, और उन्होंने हमें कितने से रिटर्न करी है, 2000 से, तो हमने यहाँ पे अमाउंट लिख दिया 2000, सही है? फिर रिटर्न मर्चेंडाइज़ फ्रॉम मिस्टर हस्सान। अब मिस्टर हस्सान ने हमें रिटर्न करी है, और 24 तारीख को, तो हमने यहाँ पे नाम लिख देना है मिस्टर हस्सान, ठीक है? और मिस्टर हस्सान ने कितने से रिटर्न करी है, 3000 से, तो हमने यहाँ पे 3000 लिख दिया, ठीक है? फिर रिटर्न मर्चेंडाइज़ फ्रॉम हमीद। हमीद साहब ने हमें 1000 से रिटर्न करी है, तो हमने यहाँ पे मिस्टर हमीद लिख दिया। कितने से रिटर्न करी है, 1000 से, तो यहाँ पे 1000। सो अगेन ये इतना ईज़ी होता है ये जर्नल बनाना, ट्रांज़ैक्शंस पूरी कंप्लीट हो गई, सही है। ब्लू से जो हाइलाइट हुई हुई हैं, ये तो चले यहाँ एक्सेल है तो ईज़िली हाइलाइट हो रहा है, आपको पता चल रहा है। जो भी ट्रांज़ैक्शन ब्लू से हाइलाइट हुई हुई हैं, दे आर रिलेटेड टू सेल्स जर्नल। जो भी पिंक कलर से हाइलाइट हुई हुई हैं, दे आर रिलेटेड टू सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, ठीक है जी। और इसका मैं यहाँ टोटल लिख देता हूँ, दैट इज़ 6000। देखिए, सेल्स जब भी रिटर्न होती हैं, so we will regard it as an expense. We regard it as an expense, not a direct expense. It has a nature of expense. सही है? ये मैंने आपको जनरल पढ़ाते वक्त एंट्री बहुत दफा बताई है। तो सेल्स रिटर्न की रिकॉर्ड होने का तरीका ये होता है कि सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस is recorded on the debit side and account receivable credit। क्यों अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको कोई बंदा चीज वापस कर देगा, तो अब आप उसको उससे उतने पैसे वसूल नहीं करने। यानी कि इसकी एग्जांपल ऐसे है कि मिस्टर नुमान ने आपसे कोई चीज खरीदी थी 10,000 रुपए की, लेट्स सपोज़ जो भी खरीदी थी, उसमें से 2,000 रुपए की चीज़ आपको वापस कर गए वो। अब आप मिस्टर नुमान से 2,000 रुपए डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ डिफेक्टिव थी और आपको वापस लाके दे दी, सही है? अब आप उनसे वो मज़ीद 2,000 रुपए नहीं माँगेंगे, बल्कि अगर कैश पे होगी, तो आप उनको 2,000 रुपए वापस करेंगे। और अगर मिस्टर नुमान ने आपसे उधार पे खरीदा होगा, तो आप बोलेंगे कि मिस्टर नुमान ठीक है, आपका उधार 2,000 से कम हो गया। अगर उधार 2000 से कम होता है, सो यानी कि रिसीवेबल कम होता है। एज़ अ बिज़नेस अगर आपका बिज़नेस है, तो जब भी रिसीवेबल कम होता है, वी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। सो हियर इट इज़। सेंटर सेंटर में लिख दिया टोटल 6000, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट बाय 6000, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 6000। तो ये यहाँ पे शुरुआत की जो 2 रिक्वायरमेंट है वो हो गई। सेल्स जर्नल बन गया, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल बन गया, ठीक है? तीसरी रिक्वायरमेंट है कंट्रोलिंग अकाउंट्स। देखिए मैंने आपको अब नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले अगेन मैं रिपीट करके बता दूं कि कंट्रोलिंग अकाउंट्स आपको हमेशा इन जर्नल्स में से देख के बनाना होता है, जो आपने जो एंट्री पास की होती है इसमें से। इसमें जितने हेड्स ऑफ अकाउंट यूज हुए होंगे, कंट्रोलिंग अकाउंट्स उतने ही बनेंगे। अब यहाँ से आप गौर करें, एक बनेगा अकाउंट रिसीवेबल का, एक बन जाएगा सेल्स का, और एक बन जाएगा सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंस का। देखिए क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल दोबारा रिपीट हो रहा है, तो हमें इसको दोबारा काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो कंट्रोलिंग अकाउंट है वो कैसे बनेगा? आप स्पेशल जर्नल पे आएँगे, जो आपने एंट्री पास की होती है उसको नोट करेंगे कि उसमें कितने हेड्स ऑफ अकाउंट यूज़ हुए हैं। एक हुआ हुआ यूज़ अकाउंट रिसीवेबल का, तो इसका मतलब ये है कि एक कंट्रोलिंग अकाउंट अकाउंट रिसीवेबल का बन जाएगा। दूसरा यूज़ हुआ हुआ है सेल्स, तो दूसरा कंट्रोलिंग अकाउंट यूज़ हो जाएगा सेल्स का। तीसरा हुआ हुआ है सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, तो तीसरा कंट्रोलिंग अकाउंट किस चीज़ का बन जाएगा? सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस का, सही है? अब हम बनाने जा रहे हैं अकाउंट रिसीवेबल का कंट्रोलिंग अकाउंट, ठीक है? अब ये कैसे बनता है ज़रा देखिए।
अब देखें अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे 31 जनवरी को यहाँ पे डेबिट हो रहा है बाय 86,000, ठीक है। सो अकाउंट रिसीवेबल अगेन अकाउंट एक बात आपने अगेन याद रखनी है कि कंट्रोलिंग अकाउंट्स के जो टी अकाउंट्स बनते हैं दे आर मेड बाय स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टी अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर मेंशन कर दूं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टी। ये आपको अगेन लेजर वाले लेक्चर में अच्छे से मिल जाएगा। तो जब भी आप कंट्रोलिंग अकाउंट्स बनाएंगे वो कोटी अकाउंट्स के कौन से मेथड से बनेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म से। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? डेट पर्टिकुलर पीआर डेबिट, डेट पर्टिकुलर पीआर क्रेडिट, ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। तो अब आ जाते हैं हम पहला कंट्रोलिंग अकाउंट बनाने जा रहे हैं। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है बाय 86,000, तो कुछ नहीं करना, ये अकाउंट पे आना है, डेट डालनी है। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है 86,000 से, ये हमने आंखें बंद करके लिख दिया 86,000, ठीक है। अगेन पोस्टिंग रेफरेंस क्या देंगे? हमने ये चीज लिखी है सेल्स जर्नल से, तो सेल्स जर्नल लिख देंगे यहाँ पे। और सेल्स जर्नल कैसे लिखेंगे? एसजे, ठीक है। ये बात आपको याद थी कि पिछले सवाल में यहाँ पे पेज नंबर गिवन था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं लिख दूं पेज नंबर 8, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ रेफरेंस लिखता तो यहाँ एस जे डैश 8 लिखता, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पेज नंबर गिवन नहीं है तो यहाँ पे जो रेफरेंस में दूंगा पोस्टिंग रेफरेंस यानी पीआर, वो मैं सिर्फ सेल्स जर्नल दूंगा, इन शॉर्ट एसजे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना। एक तो ये हो गया। फिर अकाउंट रिसीवेबल एक जगह और आया है, उसी दूसरे जर्नल में अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है बाय द अमाउंट ऑफ 6,000, ठीक है। अगेन आपने डेट डाली, ठीक है, और क्रेडिट में लिख दिया 6,000। पोस्टिंग रेफरेंस यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, क्योंकि आपने ये जो 6,000 क्रेडिट हो रहा है अकाउंट रिसीवेबल, ये यहाँ से उठा के लिखा सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल से। अगेन इसका भी पेज नंबर नहीं है तो पेज नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल आप ये लिख देंगे और ये आपका अकाउंट रिसीवेबल का कंट्रोलिंग अकाउंट बन गया। दिस इज वेरी वेरी इजी, ठीक है। तीसरा बनेगा सेल्स का, सही है। दूसरा कंट्रोलिंग अकाउंट आपका बनेगा सेल्स का। तो अब हम सेल्स का बना लेते हैं, क्योंकि सेल्स एक ही दफा आ रहा है, सेल्स और कहीं रिपीट नहीं हो रहा, तो बहुत ही इजीली बन जाएगा ये। तो सेल्स क्रेडिट हो रही हैं। अब देखें यहाँ आपने गौर क्या करना है, और आप ये करें सेल्स क्रेडिट हो रही हैं ऑन 31 जनवरी बाय 86,000, ठीक है। आप सेल्स के कॉलम में आए, आपने यहाँ लिख दिया 86,000 से क्रेडिट, ठीक है। रेफरेंस पोस्टिंग रेफरेंस अगेन क्या देंगे? कुछ नहीं देंगे, सिर्फ सेल्स जर्नल देंगे, क्योंकि ये जो आपने ट्रांजैक्शन नोट करी है ये सिर्फ आपने सेल्स जर्नल से उठा के लिखी है, ठीक है। ये बन गया आपका सेल्स का कंट्रोलिंग अकाउंट, दैट इज इट, ठीक है। ये इतना आसान है बनाना। फिर आखिरी जो कंट्रोलिंग अकाउंट बनेगा वो किस चीज का बनेगा? सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंस का। और ये भी क्योंकि एक ही दफा जिक्र हो रहा है तो इसमें भी हमें कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिंपली हमने सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस बनाया। और क्योंकि सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट हो रहा है बाय 6,000 तो हमने डेबिट के कॉलम में 6,000 लिख दिया, ठीक है। और पोस्टिंग रेफरेंस जरूर दे देंगे, ठीक है। पोस्टिंग रेफरेंस क्या आ जाएगा? क्योंकि हम ये सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल से उठा के लिख रहे हैं तो पोस्टिंग रेफरेंस हम यहाँ लिख देंगे SRJ, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, ठीक है। तो ये आपके तीनों कंट्रोलिंग अकाउंट्स भी बन गए इजीली, ठीक है। कुछ नहीं करना पड़ा आपको, ये बहुत इजीली बन गया, सही है। तो सवाल की कितनी रिक्वायरमेंट हो गई? सेल्स जर्नल बन गया, सेल्स रिटर्न जर्नल बन गया और कंट्रोलिंग अकाउंट्स बन गए। फोर्थ रिक्वायरमेंट इज द सब्सिडरी लेजर्स, ठीक है। अब देखिए सब्सिडरी लेजर्स मैंने आपको जब परचेजेस वाला सवाल सॉल्व करवाया था उसमें मैंने बताया था कि जो नेम ऑफ द पर्सन होते हैं, उस केस में जो पर्सन थे वो थे सप्लायर। इस केस में सेल्स वाले केस में जो पर्सन हैं वो कौन होंगे? आपके कस्टमर। तो आपने अगर अगर आप हर कस्टमर का इंडिविजुअल, अगेन आई एम रिपीटिंग, हर कस्टमर का इंडिविजुअल टी अकाउंट बनाएंगे अगर, तो वो कहलाता है सब्सिडरी लेजर। ये मैं आपको इससे पहले वाले सवाल में भी बता चुका हूँ। तो कुछ नहीं करना, आपने बाय नेम, फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ नेम काउंट कर लेता हूँ, नोमान, हसन, नसीम एंड हमीद। इसका मकसद ये है कि 4 सब्सिडरी लेजर्स बनेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पहले से ड्रॉ किए हुए हैं जस्ट टू सेव द टाइम। ये आपके सामने है, मिस्टर नुमान 1, हसान 2, नसीम 3 एंड मिस्टर हमीद 4। तो 4 सब्सिडरी लेजर्स मैंने ड्रॉ किए। अगेन इसमें पोस्टिंग कैसे होती है ये आप देख लें। सबसे पहले नाम है मिस्टर नुमान का, ठीक है। मिस्टर नुमान और कहीं इसमें सेल्स जर्नल में मिस्टर नुमान का नाम और कहीं भी नहीं है, इट्स ओके। लेकिन हमें देखना है कि किसी और जर्नल में तो नाम नहीं है, ये आपने लाजमी देखना है। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस पॉइंट। जब आप ये इस रिक्वायरमेंट में आएंगे सब्सिडरी लेजर्स में, तो आपने इन दोनों जर्नल्स को बहुत गौर से देखना है, चाहे वो परचेज हो या परचेज रिटर्न,
या फिर सेल्स हो या सेल्स रिटर्न जैसे इस केस में है, आपने इन दोनों जर्नल्स को देखते हुए फोर्थ रिक्वायरमेंट बनानी है, वरना आप बहुत बड़ा ब्लंडर मार सकते हैं, ठीक है? वो ब्लंडर ये होगा कि आप एक जर्नल को तो कंसीडर कर लेंगे, दूसरे की ट्रांज़ैक्शन को भूल जाएँगे, सही है? तो आपने दोनों में लिखना है। तो मिस्टर नुमान का नाम यहाँ एक दफ़ा आ रहा है, तो रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक दफ़ा यहाँ आ गया और एक दफ़ा गौर करें यहाँ भी आ रहा है। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि डेट वाइज़ और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलना है आपने, जो मैंने आपको जनरल में बताया था कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मकसद ये है बाय डेट। तो 1 जनवरी को मिस्टर नुमान से 26,000 का अमाउंट जो है, अब देखें यहाँ पे क्या होगा, अब देखें मैं आपको बताता हूँ। अब मिस्टर नुमान, अब ज़रा एक चीज़ को आप क्लैरिफ़ाई कर लो। जब सब्सिडियरी लेजर्स में परचेज़ेज़ के बना रहा था, परचेज़ जर्नल के, तो मैं अमाउंट लिख रहा था यहाँ पे, क्रेडिट साइड पे। उसका रीज़न मैंने आपको बताया था कि रीज़न क्या है कि जब भी आप कोई चीज़ उधार पे खरीदते हैं, तो आप एंट्री बनाते हैं परचेज़ेज़ डेबिट और अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट। ये तो था परचेज़ वाले केस में। लेकिन सेल्स के केस में क्या होता है, सेल्स के केस में आप एंट्री बनाते हैं अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो अब क्योंकि ये हम सब्सिडियरी लेजर बना रहे हैं फॉर सेल्स, सही है? तो सेल्स के केस में जो एंट्री बनी हुई है दैट इज़ रिसीवेबल, यानी कि इतने-इतने लोगों से आपने इतना अमाउंट रिसीव करना है, ठीक है ना? तो ये रिसीव का मकसद ये है कि जो भी अमाउंट इन सब्सिडियरी लेजर्स में लिखा जाएगा वो डेबिट में लिखा जाएगा, जो आप इस जर्नल से उठा के लिखेंगे, ठीक है? अब इसकी मैं इसको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन आपको दे देता हूँ। 1 जनवरी मिस्टर नोमान 26,000, क्योंकि ये सेल्स जर्नल की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना। 1 जनवरी मिस्टर नोमान और आपका अमाउंट कितना बन रहा है 26,000, आपने लिख दिया यहाँ पे 26,000। रेफरेंस क्या देंगे? सेल्स जर्नल, क्योंकि आपने ये सेल्स जर्नल से लिखा है। अगेन इसका क्रेडिट में अभी उसी तारीख को कोई क्रेडिट नहीं है, तो बैलेंस क्या हो जाएगा? 26 ही हो जाएगा। कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सही है? लेकिन अब आप आएँगे दूसरे जर्नल पे दैट इज़ सेल्स रिटर्न्स। तो 14 तारीख को मिस्टर नोमान को ने जो है आपको रिटर्न कर दी है ₹2000 से आपकी गुड्स, ठीक है? तो ऑब्वियसली अब आपका रिसीवेबल कम हो गया। रिसीवेबल कम होता है तो आप कौन-सी साइड पे लिखते हैं? क्रेडिट साइड पे। आपने यहाँ पे सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल का रेफरेंस दिया, क्रेडिट में लिख दिया 2000, सही है? और यहाँ बैलेंस कितना हो गया? देखिए बैलेंस को अगेन बैलेंस लिखने से पहले आपने प्रीवियस बैलेंस देखना है और नेक्स्ट ट्रांज़ैक्शन का डेबिट क्रेडिट देखना है। क्योंकि यहाँ डेबिट में था तो ऑब्वियसली ये डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट और क्रेडिट कितना हो गया? डेबिट क्रेडिट आपस में माइनस होते हैं, तो यहाँ पे 24,000 आ जाएगा, सही है? तो यहाँ हमने इसको बोल्ड भी कर दिया, सही है जी, और यहाँ पे हमने इसको थोड़ा-सा हाइलाइट भी कर दिया। तो ये मिस्टर नोमान का सब्सिडियरी लेजर बन गया। अब हमने बनाना है मिस्टर हस्सान का सब्सिडियरी लेजर। तो सबसे पहले सेल्स जर्नल में देखा हस्सान 34,000 से हमने इनको भेजा है सामान और हमें 34,000 रिसीव करने हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। यहाँ पे हमने पोस्टिंग रेफरेंस पे सबसे पहले लिखा सेल्स जर्नल, डेबिट में 34,000 और ऑब्वियसली बैलेंस में भी 34,000 हो जाएगा क्योंकि अभी क्रेडिट में ऑन द सेम डे कुछ भी नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर हम नोट करते हैं कि सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में मिस्टर हस्सान जो हैं, उन्होंने हमें गुड्स रिटर्न कर दी हैं ₹3000 की, यानी कि अब हमारा रिसीवेबल 3000 से कम हो गया। तो कम होने का मकसद होता है कि वी विल रिकॉर्ड इट ऑन द क्रेडिट साइड, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3000, ठीक है? और रेफरेंस दे दिया सेल्स रिटर्न जर्नल। तो ये कितना बन जाएगा? 31,000 ऑब्वियसली। 31,000 कैसे बना? अगेन देखें, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। डेबिट क्रेडिट, ये डेबिट बैलेंस है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे 0 था तो ये 34। तो डेबिट क्रेडिट माइनस हो गए, 34,000 माइनस 3,000 31,000। तो इसको हमने अगेन बोल्ड और हाइलाइट कर दिया। बाकी देखें आपने इस तरह करना है। अब मिस्टर नसीम है। मिस्टर नसीम का एक ही जगह नाम है, कहीं और नाम नहीं है। यहाँ पे रिटर्न वाले जर्नल में मिस्टर नसीम का नाम नहीं है। तो एक ही ट्रांज़ैक्शन उनकी रिकॉर्ड हो जाएगी बाय द अमाउंट ऑफ 13,000। तो आप मिस्टर नसीम के उसमें जाएँगे और यहाँ पे आपने पोस्टिंग रेफरेंस में, क्योंकि आप ये सेल्स जर्नल से उठा के ट्रांज़ैक्शन लिख रहे हैं, तो अगेन पोस्टिंग रेफरेंस में आ जाएगा सेल्स जर्नल और डेबिट में आपका अमाउंट आ जाएगा जिस अमाउंट से मिस्टर नसीम को आपने चीज़ें बेची हैं। So this amount is 13,000, तो बैलेंस में आ गया 13,000 डेबिट में और बैलेंस में भी 13,000 ही आ गया क्योंकि अभी क्रेडिट में कॉरेस्पॉन्डेंस में कुछ भी नहीं है। तो ये मिस्टर नसीम का सब्सिडियरी लेजर बन गया। अब हमने लास्टली बनाना है मिस्टर हमीद का। मिस्टर हमीद की 25 तारीख को आपने मिस्टर हमीद को जो चीज़ें बेची हैं, वो ₹13,000 की बेची हैं, सही है? अगेन दिस इज़ द रिसीवेबल। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया पोस्टिंग रेफरेंस में सेल्स जर्नल, क्योंकि सेल्स से उठा के लिख रहे हैं, डेबिट 13,000।
ठीक है, 13,000 और फिर बैलेंस में भी लिख दिया 13,000। ये आपको अब रीजन समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी कॉरेस्पॉन्डेंस में फॉरेन कुछ भी नहीं है, तो इट विल ऑटोमेटिकली बैलेंस टू 13,000। लेकिन फिर सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में मिस्टर हमीद की एक ट्रांजैक्शन है, दैट इज बाय द अमाउंट ऑफ 1,000। यानी कि मिस्टर हमीद ने जो हमसे कोई चीज खरीदी थी, वो 1,000 रुपए की डिफेक्टिव निकली और वो हमें उन्होंने वापस कर दी। तो इसका मकसद ये है कि रिसीवेबल जो है वो 1,000 रुपए से कम हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया सेल्स रिटर्न, क्योंकि आप ये ट्रांजैक्शन उठा के लिख रहे हैं फ्रॉम सेल्स रिटर्न जर्नल, तो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया SRJ क्रेडिट 1,000। अब देखें अगेन, बैलेंसिंग आपको खुद आना चाहिए। ये डेबिट का बैलेंस है, ये क्रेडिट का बैलेंस है, तो नेक्स्ट बैलेंस जो आएगा वो माइनस होके आएगा। इसी एग्जांपल में दे दूं, अगर ये यहाँ पे 1,000 डेबिट में होता, ठीक है, तो अब आप जो नेक्स्ट बैलेंस लिखते हैं वो लिखते 14,000। क्यों? क्योंकि डेबिट डेबिट ऐड हो जाता। लेकिन क्योंकि क्योंकि ये जो बैलेंस है ये क्रेडिट में आ रहा है 1,000, तो ये जो डेबिट बैलेंस है, डेबिट क्रेडिट माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 12,000। सही है जी, ये आपने याद रखना है। और रेफरेंस आपने याद रखना है कि कौन सी ट्रांजैक्शन आपने कहाँ से उठा के लिखी है। तो सवाल की जो इस क्वेश्चन की जो फोर्थ रिक्वायरमेंट थी, सब्सिडियरी लेजर्स ऑफ ईच एंड एवरी कस्टमर्स इंडिविजुअली, वो भी हमने कर दी। ठीक है, और यहाँ हमने उसको मेंशन भी कर दिया। सही है जी, तो ये सवाल की सेकंड लास्ट रिक्वायरमेंट होगी। अब मैंने आपको बताया था कि जो सवाल की आखिरी रिक्वायरमेंट होती है, सही है, जो कि फोर्थ रिक्वायरमेंट आप कह रहे हैं ओवरऑल, तो वो हमेशा थर्ड रिक्वायरमेंट से लिंक्ड होती है। यानी कि जो आपने सब्सिडियरी लेजर्स बनाए होते हैं, उनका जो एंडिंग बैलेंस होता है, जो यहाँ पे देखें आपके इस केस में हाईलाइटेड मैंने किया हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं करना आपने, आखिरी रिक्वायरमेंट शेड्यूल होती है, शेड्यूल होता है। ठीक है, देखिए आखिरी रिक्वायरमेंट क्या है, शेड्यूल ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, क्योंकि सेल्स की बात हो रही है, तो शेड्यूल किस चीज का बनेगा, अकाउंट्स रिसीवेबल का। अगर परचेजेस की बात होती तो जो शेड्यूल बनता वो अकाउंट्स पेएबल का बनता, क्योंकि इसकी एंट्री आप देखें, परचेजेस की एंट्री क्या बनाते हैं आप, परचेजेस डेबिट अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट। तो परचेजेस के केस में जो शेड्यूल बनता वो बनेगा किसका, अकाउंट्स पेएबल का, जो हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं। और सेल्स के केस में हम रिसीवेबल का क्यों बना रहे हैं भाई, तो सिंपल, सेल्स जब ऑन अकाउंट होती हैं तो हम एंट्री बनाते हैं अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। ठीक है, तो फिर शेड्यूल भी किस चीज का बनेगा सेल्स के केस में, अकाउंट्स रिसीवेबल का। और वो कहाँ से बनेगा ये मैंने आपको बताया था कि फोर्थ रिक्वायरमेंट हमेशा सब्सिडियरी लेजर्स की जो एंडिंग बैलेंस होते हैं आपने वही उठा के लिखने होते हैं। इसका मकसद ये होता है, शेड्यूल का मकसद ये होता है कि आफ्टर रिटर्न एंड समथिंग, सब कुछ करने के बाद हमें हर बंदे से इंडिविजुअली कितने पैसे लेने हैं। सेल्स के केस में हम बोलेंगे, क्योंकि ये रिसीवेबल है, सेल्स के केस में हम बोलेंगे कि हमें हर इंडिविजुअल बंदे से कितने पैसे लेने हैं, और परचेजेस के केस में बोलेंगे कि हमें हर इंडिविजुअल सप्लायर को कितने पैसे देने हैं। क्योंकि ये कस्टमर्स की बात हो रही है, सेल्स की बात हो रही है, तो इसका मकसद ये है कि इट वी विल क्रिएट अ शेड्यूल ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, और इस केस में हम बोलेंगे कि हमें हर बंदे से कितने पैसे लेने हैं। तो ये यहाँ बात हो रही है। सबसे पहले है मिस्टर नुमान 24,000, तो मैंने यहाँ लिख दिया मिस्टर नुमान 24,000। फिर है मिस्टर हस्सान 31,000, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 31,000। ठीक है, फिर है मिस्टर नसीम 13,000, तो मैंने यहाँ लिख दिया 13,000। ठीक है, फिर है मिस्टर हमीद 12,000, तो मैंने यहाँ लिख दिया 12,000। सही है, कुछ नहीं करना, आपने एक पूरा शेड्यूल बन गया कि हर एक बंदे से आपने इतने इतने पैसे वसूल करने, बिकॉज सिंस इट इज अ शेड्यूल ऑफ रिसीवेबल। तो आप इसको ऐड कर लेंगे, हो जाएगा 15, 15 एंड 45, 46, 46 एंड 4, 50, और ये हो जाएगा हमारा ओवरऑल 80,000। ठीक है, अगर आप गौर करें तो ये कितना बन रहा है, 25। ठीक है, 25 एंड दिस वी विल ऐड, सो साइमल्टेनियसली जो बैलेंस बचेगा इनको ऐड करके वो बन जाएगा 80,000। सही है जी, तो इसका मकसद ये है, जो आखिरी रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी, शेड्यूल ऑफ अकाउंट रिसीवेबल इन केस ऑफ सेल्स जर्नल। अब ये बता क्या रहा है, इसका मकसद क्या है कि भाई देखिए हर बंदे से इंडिविजुअली आपने इतने पैसे वसूल करने। ठीक है, और एज अ होल आपके बिजनेस को अभी 80,000 रुपए कैश वसूल करना है। दिस इज योर रिसीवेबल, दिस इज योर एसेट। तो देखें ये कॉन्सेप्ट है स्पेशल जर्नल का, सवाल मुश्किल नहीं होता, इसमें आपको बस ये करना होता है। अगेन लास्टली मैं बात बता दूं कि ट्रांजैक्शंस कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को डिफरेंट भी दी जा सकती हैं। जैसे कि आपको कैश की ट्रांजैक्शन दे दी, तो सप्लाईज की दे दी, कोई एक्सपेंस की दे दी, तो आपको ये याद होना चाहिए कि जब भी हम स्पेशल जर्नल बनाएं, चाहे सेल्स का बनाएं चाहे सेल्स रिटर्न का,
फिर या चाहे परचेजेस का बनाएं या परचेजेस रिटर्न का। जो चीज आपने याद रखनी है वो ये है कि ये सिर्फ 4 कॉन्सेप्ट स्पेशल जर्नल में होते हैं। इसके अलावा जितनी भी ट्रांजैक्शंस आप स्पेशल जर्नल में बनाते हैं वो ओमिट कर देते हैं, उनका कोई काम नहीं होता स्पेशल जर्नल से। ये हम पहले क्वेश्चन में बहुत डीपली और बहुत ही कोहेसिवली हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक इसके बाद मुझे रिपीट करने की जरूरत है। सो दिस इज द वे सेल्स जर्नल और सेल्स रिटर्न जर्नल कैसे बनाया जाता है। चारों रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको सॉल्व करके बता दी हैं। These are the two special journals of sales and sales return. These are the controlling accounts and they are derived from the journal entry, ये जो पास हुई थी इसमें से। और फिर जो सेकंड लास्ट रिक्वायरमेंट है सब्सिडरी लेजर्स, ये हर बंदे का इंडिविजुअल अलग अकाउंट होता है, टी अकाउंट उसको हम बोलते हैं सब्सिडरी लेजर्स। और अगेन यहाँ पे एक लास्ट बात मैं मेंशन कर दूं, इस सब्सिडरी लेजर हमेशा सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म ऑफ टी अकाउंट से बनाए जाते हैं। सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म ऑफ टी अकाउंट, जो कि आपको लेजर वाले लेक्चर में आसानी मिल जाएगा, ठीक है। और लास्ट रिक्वायरमेंट होती है शेड्यूल। शेड्यूल अगेन अगर सेल्स की बात होगी तो रिसीवेबल का शेड्यूल बनेगा, अगर परचेजेस की बात होगी तो पेएबल का शेड्यूल बनेगा। सो दिस इज हाउ स्पेशल जर्नल वर्क्स। स्पेशल जर्नल बनाने का मोटिव भी बता दिया, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करती हैं, क्यों फॉलो करती हैं ये भी बता दिया, क्योंकि अगर आपकी ट्रांजैक्शन ही 95% ट्रांजैक्शन अगर आपकी है ही ट्रेड की, तो आप जनरल जर्नल पे आपका ज्यादा फोकस नहीं होगा, आपका फोकस सबसे ज्यादा होगा स्पेशल जर्नल पे, क्योंकि भाई रिकॉर्ड ही वही करोगे ना जो आप इंकर कर रहे हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब आपको इसका असाइनमेंट दिया जाएगा, जो कि मेरे ख्याल में 4 टू 5 क्वेश्चन या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। होगा इस असाइनमेंट करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको इससे प्रैक्टिस रहेगी और आपको याद रहेगा कि कौन से स्टेप में क्या करना है। वीडियोज़ को बहुत थॉरोली वॉच कीजिएगा ताकि आपको हर स्टेप का सही से पता रहे। चेक मार्क्स का मैंने आपको मोटिव बता दिया, पेज नंबर का भी आपको कॉन्सेप्ट बता चुका। इनवॉइस नंबर गिवन नहीं है तो नहीं डालेंगे, या हो सकता है कुछ क्वेश्चन्स आपको ऐसे दे दूँ जिसमें इनवॉइस नंबर गिवन हो, तो आपको यहाँ इनवॉइस नंबर लिखने होंगे, ठीक है। और पोस्टिंग रेफरेंस गिवन ना हो तो स्पेशल जर्नल्स में हम चेक मार्क लगाते हैं पोस्टिंग रेफरेंस की जगह। ये आपने याद रखना है इन केस ऑफ जर्नल्स। बाकी पोस्टिंग रेफरेंस जो टी अकाउंट में होता है वो मैंने आपको बता दिया कि जो ट्रांजैक्शन जहाँ से उठा के डालेंगे वहीं का रेफरेंस डालेंगे। जैसे अकाउंट रिसीवेबल में ये था कि भाई 86,000 से डेबिट हो रहा था, तो डेबिट रेफरेंस क्या दिया, सेल्स जर्नल शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया एसजे, ठीक है। ये डिटेल में हम इस पूरे उसमें बता चुके हैं इंशाल्लाह। अब इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज।